हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन क्या है, आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए आपके घर में जो भी सेल है, वो चाहे निप्पो सेल हो, ड्यूरासेल हो या एवररेडी सेल हो, वो सारे के सारे सेल जो हम अपने रिमोट में यूज कर रहे हैं, चाहे वो टीवी का रिमोट हो या एसी का रिमोट हो, वो सारे सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ करता था, जिसमें हम सेल को चार्ज करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सपेंस पर हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया करते थे। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, जो आप रिमोट में जो सेल लगे हुए हैं, उनको हम चार्ज थोड़ी कर रहे हैं, हमने तो लगा दिए। अब उनके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी है, जब हम उसको यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए, ये बात तो समझ में आई कि आखिर ये करने क्या जा रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। देखिए, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। देखिएगा जरा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टॉपिक में मैंने क्लियर किया था आप लोगों को कि जैसे अगर हम किसी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर जनरेट होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर जनरेट होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन थ्री कंडीशन: नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर। इन तीन बातों पर डिपेंड करता था। तो सपोज कीजिए हमने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सेम वे एक इलेक्ट्रोड ओनली हमने डिफरेंट नेचर की, लाइक कॉपर इलेक्ट्रोड हमने कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। कॉपर की इलेक्ट्रोड है एंड इट इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। तो अब दोनों इलेक्ट्रोड का नेचर अलग अलग है। इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन बातों पर डिपेंड करता था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली डिपेंड करता था कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे, नेचर पे, अब नेचर के तो हम डायरेक्टली या उसके क्या कहें, और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको अभी मैं क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन में, कि दोनों ही इलेक्ट्रोड का अपना अपना नेचर है, अपना अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको आपने दो फॉर्म में डिवाइड किया था: स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हम यहाँ पर बाय साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे ओनली, या कंसीडर करेंगे ओनली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन कंसीडर टू बी 1 मोलर, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को 1 मोलर कॉपर आयन लेता हूँ, 1 मोलर जिंक आयन लेता हूँ 298 केल्विन पर, यानी रूम टेम्परेचर पर, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, standard reduction potential of copper, that is 0.34 volt, and standard reduction potential of zinc, let it be this much. तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रोड को, जब किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो वहाँ एक पोटेंशियल जनरेट होता है। ये मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पर उसकी वीडियो देख सकते हैं कि जिंक को जिंक आयन में रखा, कॉपर को कॉपर आयन में रखा, तो बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नेचर ए पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक चार्जेस का सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ए पोटेंशियल इज डेवलप्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था: ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर हम पोटेंशियल को 1 मोलर कंसंट्रेशन पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर, और अगर कोई गैसेस इलेक्ट्रोड है तो 1 atm प्रेशर पर अगर कंसीडर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
अब तक तो सब कुछ ठीक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों की सगाई करा देते हैं, बीच में हमने कोई वोल्ट मीटर एमीटर टाइप में लगाया हुआ है टू मेजर वोल्टेज और करंट, या कोई एलईडी लगा देंगे तो ग्लो करने लग जाती है, तो हमने क्या देखा, सर्किट में करंट आ गया। देखो सर्किट में करंट कब होता है, करंट वहां होता है जहां वोल्टेज होती है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर इनिशियली तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिख रहा है कि बड़े इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से, बड़े रिडक्शन पोटेंशियल में से अगर मैं छोटा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दूं, बड़े रिडक्शन पोटेंशियल में से अगर मैं एक छोटा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दूं, तो मेरे पास एक पोटेंशियल का डिफरेंस तो आ गया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, और जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहां पर सर्किट में करंट होता है। अब करंट की डायरेक्शन भी तो होती है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, कहां ऑक्सीडेशन होगा, कहां रिडक्शन होगा, वो सब इनके नेचर के अंदर ही मिला हुआ है। देखिए यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यहां रिडक्शन पोटेंशियल कम है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है तो इसका मतलब क्या है, the copper electrode has the higher tendency to get reduced while the zinc electrode has the negative tendency to get reduced। यानी जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव है, वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, तो फिर क्या होना चाहेगा भाई, अपना ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने जा रहा है, यहाँ पर रिडक्शन, क्योंकि अपने नेचर के अनुसार इसका नेचर है ऑक्सीडाइज होना, इसका नेचर है रिड्यूस होना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। जो लेफ्ट वाला है इसको मैं ऑक्सीडेटिव हाफ सेल भी कह सकता हूं, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, और जो राइट में है दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव हाफ सेल। क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, यहां रिडक्शन होगा तो रिडक्टिव हाफ सेल, क्योंकि जिंक हैज द हायर नेचर टू गेट ऑक्सीडाइज्ड while the copper electrode has the nature to get reduced, अपने अपने नेचर के अनुसार। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जिंक इलेक्ट्रोड जिंक से बनी हुई है, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर से बनी हुई है, और अपने नेचर के अनुसार ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है। तो जिंक की जो इलेक्ट्रोड है जब वो ऑक्सीडाइज होती है तो फॉर्म जिंक आयन। जैसे जैसे इसके अंदर से एटम ऑक्सीडाइज होते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन में जिंक आयन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। एक एक एटम धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता जा रहा है, जिंक आयन कम्स इनटू द सॉल्यूशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं, ये मॉर्निंग वॉक करते हुए इलेक्ट्रॉन जिंक कंपार्टमेंट से कॉपर कंपार्टमेंट की तरफ आएंगे। अब ये इलेक्ट्रोड कॉपर एटम की बनी हुई है और सॉल्यूशन में कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है। इनिशियली जितने कॉपर है उतने ही सल्फेट है, जितने कॉपर आयन है उतने सल्फेट आयन है। सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल है। लेकिन कब तक, जैसे जैसे सेल प्रोग्रेस करता है एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, एक कंपार्टमेंट में रिडक्शन होने लग जाता है। जिस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन दूसरे कंपार्टमेंट में थ्रू दिस एक्सटर्नल वायर मूव करते हैं, कंडक्टिंग वायर मूव करते हैं। तो सॉल्यूशन में कॉपर है और सल्फेट है, सल्फेट में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ऑब्वियस है जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और कहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। धीरे धीरे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो जितने जिंक आयन ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आएंगे, द सेम नंबर ऑफ कॉपर आयन आफ्टर रिडक्शन गेट डिपॉजिटेड एट कॉपर इलेक्ट्रोड। तो द इलेक्ट्रोड व्हिच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर जिंक क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी कॉल इट एनोड and we assign negative sign to it. It is a source of electron and oxidation takes place, so it is called anode and we assign negative sign to it. और ये क्या कर रही है, it acts as a receptionist of electron, so then we assign positive charge and call it cathode. तो दो बातें सामने आ गई। It consists of two half cell, anodic half cell, cathodic half cell, oxidative half cell, reductive half cell. अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि किसे एनोड किसे कैथोड बनाएं,
तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इट इज ऑलवेज कैथोड। इलेक्ट्रोड विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज फंक्शन एज कैथोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, और रिड्यूस कहाँ होता है? कैथोड का। तो जिसका रिडक्शन कम है उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन ज्यादा होने का मतलब है दैट इलेक्ट्रोड हैज द हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, तो वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो एनोड का काम करेगी। एनोड और कैथोड दोनों को आपने कंबाइन कर दिया है, मिला दिया है, तो एक सेल बन गया है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वी आल्सो कॉल इट गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। तो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन से जिंक आयन इंक्रीज होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं। सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो लेकर इन इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस होता जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि सॉल्यूशन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जा रहा है ऑक्सीडेशन की वजह से, और यहाँ पर रिडक्शन की वजह से कॉपर आयन कम होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में आप देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये कॉपर है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मेरा मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था और जिंक का कम था, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। Initially, when the concentration in both the compartment considered to be 1 molar, तो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस, स्टैंडर्ड ईएमएफ है। तो ये हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस है, लेकिन ये हमेशा इतना नहीं रहेगा, ये धीरे 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 चेंज होता रहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप एक सेल लेकर आए 1 जनवरी 2020 को और वो सालों साल चल रहा है, वो कुछ टाइम तक चलता है ना, कुछ महीने तक चलता है वो, फिर धीरे धीरे वो वीक हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप बटन दबाते हैं लेकिन चैनल चेंज नहीं होते, हाथ पे मारते हैं कभी कभी चैनल चेंज हो जाता है, या बिल्कुल उस टीवी के पास ले जाते हैं तब चैनल चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर अब जो ईएमएफ का डिफरेंस है वो धीरे 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 कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है आयन की, और कंसंट्रेशन लगातार चेंज हो रही है दोनों कंपार्टमेंट में, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर रिडक्शन हो रहा है। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मेरा मतलब मैं यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे? देखिए, जब यहाँ पर सॉल्यूशन में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकेगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। यानी जो सॉल्यूशन में जिंक आयन एक्यूमुलेट हो गए थे, अब वो जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज होने से थोड़ा रोकेगा, यानी इसको ऑक्सीडाइज होने से रोक रहा है, या अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने लगेगा तो इसका जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। एट द सेम टाइम सॉल्यूशन में कॉपर आयन कम होते जा रहे हैं, कॉपर आयन पहले जितने कॉपर थे उतने सल्फेट थे, कॉपर कम हो गए तो सल्फेट अब ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर अब रिडक्शन को प्रिवेंट किया जा रहा है, रिडक्शन को अपोज किया जा रहा है। तो जहां पर पहले रिडक्शन हो रहा था वहां रिडक्शन कम होने लगा, जहां पे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां ऑक्सीडेशन कम होने लगा, यानी वहां रिडक्शन बढ़ने लगा। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होने लगा। धीरे धीरे जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, सेल हमारा डेड हो जाएगा, हम नया सेल लेकर आएंगे। चलिए ऐसा कहानी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कंपार्टमेंट में आयंस, एनोडिक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और कैथोडिक कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या किया, तो जहां ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है सरकार क्या करती है, जहां ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है वहां फ्लाईओवर बनाने लग जाती है, ताकि ट्रैफिक एक जगह इकट्ठा ना हो, उसे इधर उधर फैलाया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके डिफरेंट रूट्स पर। तो वही कहानी यहाँ पर हम करते हैं कि यहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज, देखो नाम से क्लियर हो रहा है ना, सॉल्ट ब्रिज, ऐसा ब्रिज जो सॉल्ट का बना है, जैसे कि चाहे पोटेशियम क्लोराइड हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, पोटेशियम सल्फेट हो, इस टाइप से। NaCl नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली बना होता है सॉल्ट का, और इन सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं जिलेटिन के साथ या एगार एगार के साथ, और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना के यू शेप ट्यूब में इसको, जैसा पिक्चर में दिखाया गया उस तरह से इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए बेसिकली
मैंने भी बताया कि फ्लाईओवर वहां बनाए जाते हैं जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, ताकि वो आयंस के मूवमेंट को अलाउ करे। तो जहां ज्यादा आयंस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को अलाउ कर सकता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट को अलाउ कर सकता है। जहां जो चार्ज ज्यादा हो जाएगा वो दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकता है इसके थ्रू, क्योंकि ये तो एक तरीके से पैसेज बना दिया ना आयंस की मूवमेंट के लिए। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि देखिए क्या कर सकता है सॉल्ट ब्रिज। सपोज करो ये KCl का बना हुआ है, तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है वहां पे ये अपना नेगेटिव चार्ज भेज के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा, और जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था, वहां ये अपना पॉजिटिव आयन भेज सकता है। आयंस की मूवमेंट को तो अलाउ करेगा, जैसे यहाँ जिंक आयन ज्यादा है तो वो इधर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कॉपर इधर सल्फेट आयन थे तो उन्हें यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। आयंस की मूवमेंट को अलाउ कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को अलाउ कर रहा है ये कंडक्टिंग वायर। तो ये है आउटर सर्किट, ये हमारा इनर सर्किट। ऊपर है हमारा आउटर सर्किट और सॉल्ट ब्रिज है हमारा एक तरीके से इनर सर्किट, जिसमें आयंस की मूवमेंट को अलाउ किया गया है। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। आयंस की मूवमेंट को तो अलाउ कर रहा है, चलो अलाउ मूवमेंट ऑफ आयंस मान लें, लेकिन देखिए जब आपने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया था, जो मैंने कहानी बताई कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, एनोड का कम, फिर धीरे धीरे कैथोड कम एनोड ज्यादा, कैथोड कम एनोड ज्यादा, और जब बराबर आ जाता तो सेल गया काम से। लेकिन जब हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं सेल में, तो वो क्या करता है, जैसे ये कैथोड है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड का कम है। अब कैथोड का कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन आयंस को तो बढ़ने नहीं देता, ये तो आयंस की मूवमेंट को अलाउ कर देता है। तो जब तक सर्किट में सॉल्ट ब्रिज रहता है तब तक वो आयंस को दोनों ही कंपार्टमेंट में बढ़ने नहीं देता, दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाता है। दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अगर दोनों ही कंपार्टमेंट में दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, तो आयंस दोनों कंपार्टमेंट में इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, तो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगी, यानी ये सर्किट में कांस्टेंट करंट मेंटेन करता है। मेंटेन कांस्टेंट करंट, एक कांस्टेंट करंट को भी ये मेंटेन करता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, एक पोटेंशियल यहां डेवलप हुआ, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। इनर सर्किट यानी जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, एक और पोटेंशियल होता है जिसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, कि जब दो डिफरेंट लिक्विड जहां पर मीट करते हैं वहां पर भी पोटेंशियल डेवलप होता है। लेकिन सॉल्ट ब्रिज लगाने से वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मेंटेन नहीं होता। क्यों मेंटेन नहीं होता, क्योंकि जिस स्पीड से अपना इसने पोटेशियम आयन भेजा, उसी स्पीड से क्लोराइड आयन को इसने दूसरे कंपार्टमेंट में भेजा। तो जितनी स्पीड से पोटेशियम गया उतनी स्पीड से क्लोराइड गया, सेम न्यूट्रलाइजेशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं NaCl यूज कर लेता, तो सोडियम और क्लोराइड की जो आयोनिक मोबिलिटी है दैट इज डिफरेंट, इट इज नॉट सेम। पोटेशियम और क्लोराइड की जो स्पीड है दोनों की सेम होती है, तो दोनों सेम स्पीड से मूव करके सेम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में ऐसा नहीं होता। सोडियम क्लोराइड की आयनिक मोबिलिटी, सोडियम और क्लोराइड की आयनिक मोबिलिटी डिफरेंट होती है, तो वो सेम स्पीड से मूव नहीं करेंगे, सेम न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेंगे। एक तरफ कंसंट्रेशन कम, एक तरफ ज्यादा, तो उससे भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब हम KCl KNO3 टाइप के सॉल्ट यूज करते हैं तब कोई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता, यानी प्रिवेंट, नीचे जगह है क्या, हाँ, इट prevent the development of liquid junction potential। तो यार सॉल्ट ब्रिज बड़ा काम का है। सॉल्ट ब्रिज तो
सोडियम क्लोराइड इसीलिए यूज नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ डिफरेंट आयनिक मोबिलिटी ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। यहाँ पर कैटायन एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम होती है, सेम स्पीड से जाते हैं, सेम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखते हैं, इसलिए सॉल्ट ब्रिज को यूज किया जाता है, राइट। सो ये है हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट, ये हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? एनोड है, कैथोड है, देन ओवरऑल रिएक्शन, दोनों को क्लब कर दो। क्लब इस तरह से करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो जिंक प्लस कॉपर आयन चेंजेस टू जिंक आयन प्लस कॉपर। तो दिस इज आवर ओवरऑल इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वी आर आल्सो कॉल इट गैल्वेनिक सेल। सो मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, सॉरी। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। ये हम सबके घरों में भी प्रेजेंट होता है, इनके बिना तो आजकल बात बन ही नहीं सकती। न्यूज़ देखनी है तो रिमोट चाहिए, घड़ी में जो सेल लग रहे हैं वहाँ पर भी। तो खैर जो भी है, ये सब हमारे लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली किस तरह के हैं, अब तो थोड़े मॉडर्न भी आ गए हैं, तो घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो काफ़ी हद तक हम मॉडर्न है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को जब मेटल आयन के सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक आयन में, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर आयन में, तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है, दैट पोटेंशियल कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, वो डिपेंड करता है उसके अपने नेचर पर, क्योंकि जिंक का नेचर क्या है? ऑक्सीडाइज होना। कॉपर का नेचर क्या है? यहाँ पर रिड्यूस होना। तो सभी इलेक्ट्रोड का अपना अपना नेचर होता है, और तीन बातों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता था, नेचर पर, टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर। टेम्परेचर को हम नेक्स्ट इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप 1 मोलर कंसंट्रेशन पर और 298 केल्विन टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहाँ पर हम बाय साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे केवल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, पॉजिटिव है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी पॉजिटिव है और जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव है। अगर जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी पॉजिटिव होगी। तो जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर के कंपैरेटिवली ऑक्सीडाइज होगी, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तो कॉपर जिंक के कंपैरेटिवली रिड्यूस होगा, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हायर है। क्योंकि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा वो एक दूसरे के नेचर पर डिपेंड करता है। तो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने लगता है, दूसरा कोई रिड्यूस होने लग जाता है। जैसे ही आप इन दोनों सेल को कनेक्ट करते हैं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो सर्किट में एक छोटा करंट आ जाता है। करंट तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि कैथोड और एनोड के पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस आ रहा है। ये कैथोड का था, ये एनोड का था, डिफरेंस ले लिया आपने। तो जिंक की इलेक्ट्रोड का नेचर है ऑक्सीडाइज होना। तो जब जिंक की इलेक्ट्रोड धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लग जाती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे थिन होती चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से निकल के जो जिंक आयन है वो सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं सॉल्यूशन में, जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और गेन कर करके इस कैथोड पर डिपॉजिट हुए जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन कम हो रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में जिंक आयन लगातार इंक्रीज हो रही है। अब देखिए लगातार दोनों तरफ कंसंट्रेशन बदल रही है, आयंस की कंसंट्रेशन दोनों ही कंपार्टमेंट में रेगुलरली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से दोनों का अपना अपना पोटेंशियल चेंज होगा। जब दोनों का अपना अपना पोटेंशियल चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डेफिनेटली चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ केवल रिडक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को, जिंक जो ऑक्सीडाइज हो रही थी उनको आगे जाने से रोकेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ऑक्सीडाइज होने से रोक रहा है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, ऑक्सीडेशन कम होगा तो रिडक्शन बढ़ने लगेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, कॉपर आयन कम हो गए, तो जो सल्फेट आयन है वो इन्हें रिपेल बैक कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करता है। तो रिडक्शन को प्रिवेंट किया जा रहा है, रिडक्शन नहीं होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होने लगता है, एनोड का बढ़ने लग जाता है, और जब दोनों इक्वल होते हैं तो सेल डेड हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है उस समय। ये जो पोटेंशियल निकाला है ये तो केवल स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पर निकाला है, जब दोनों कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन जब लगातार कंसंट्रेशन बदलती है तब ये पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। ये तो वैसे फिक्स है, लेकिन तब हम कुछ एक नया पोटेंशियल निकालेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो
अब बात आई सॉल्ट ब्रिज की, कि भाई सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली सॉल्ट का बना होता है, कुछ इस तरह के सॉल्ट होते हैं जिनको जिलेटिन या एगार एगार में मिक्स करके एक सेमी सॉलिड बेस बना के यहाँ डाल दिया जाता है, जो क्या करता है आयंस की मूवमेंट को अलाउ करता है। आयंस की मूवमेंट को देखो, जैसे जहाँ पे रेल जहाँ से पास होती है और कभी कभी वहाँ पर पुल बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो पुल का काम क्या होता है, ट्रैफिक को इधर से उधर डाइवर्ट करना है ना आयंस को। तो सॉल्ट ब्रिज भी क्या करता है, आयंस की मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो उसको इधर भेज देता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो उसको इधर भी अलाउ कर देता है। दूसरा, अब कोई भी ब्रिज होगा उसकी भी एक मियाद होती है, वो भी 10 साल 50 60 70 साल चलता है, धीरे धीरे वियर एंड टियर होता है, यहाँ भी वियर एंड टियर होगा। तो ये क्या करता है, अपने पॉजिटिव आयन को वहां भेजता है जहां नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए थे, नेगेटिव आयन को वहां भेजता है जहां पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए थे, ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ने नहीं देगा, नेगेटिव को यहाँ नहीं बढ़ने देगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा। जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन कैटायन और एनायन की इंक्रीज नहीं होती तो यहाँ पर एक पोटेंशियल भी मेंटेन रहता है, कांस्टेंट ईएमएफ रहने लग जाती है और कांस्टेंट सर्किट में करंट मेंटेन रहता है। सर्किट में कांस्टेंट करंट मेंटेन रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और आयंस के मूवमेंट को ये अलाउ करता है और एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी डेवलप नहीं होने देता। एक अलग तरह का पोटेंशियल होता है जो डेवलप हो सकता था लेकिन डेवलप नहीं हुआ क्योंकि दोनों आयंस की आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। हाँ, अगर डिफरेंट होती तो एक तरफ कैटायन ज्यादा चला जाता या एनायन कम या उल्टा हो जाता तो एक पोटेंशियल और डेवलप हो जाता, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लेकिन वो फिलहाल इस तरह के सॉल्ट पे नहीं होगा, इस तरह के सॉल्ट पर हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज उस पोटेंशियल को भी डेवलप नहीं होने देता। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ। अब इसमें छोटी सी फॉर्मूला और याद रखना है, लोन 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 लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, कि एनोड को लेफ्ट पे लिखा जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, कि एनोड नेगेटिव होगा जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड वाज पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव और इलेक्ट्रोकेमिकल में डिफरेंट है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, कि एनोड लेफ्ट में होगी, ऑक्सीडाइज होगी और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। और दूसरी बात, अगर हमें कोई भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड दे दे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन एनोड कौन कैथोड? जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो हमेशा हम कैथोड बनाएंगे। जी हाँ, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज कैथोड। ये एक सिंपल सी बात है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा इट इज ऑलवेज फंक्शन एज कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमेशा एनोड बनेगा। राइट, चलिए एक दो क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है, सपोज कीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दिया गया है एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दिया गया है। हमें बताना है कौन एनोड है कौन कैथोड है। एनोड इक्वेशन, कैथोड इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन, नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोड विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज कंसीडर्ड एज कैथोड। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बनेगा तो दूसरा एनोड बनेगा। एनोड पे क्या चलता है, लोन चलता है, लोन। ठीक है, एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। जो भी इक्वेशन, तो अब देखिए यहां पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर के कंपैरेटिवली कम है, लेकिन जिंक के कंपैरेटिवली इसका ज्यादा था। तो जिंक, जब जिंक से इसका कंपैरिजन कर रहे थे तो ये रिड्यूस हो रहा था, लेकिन जब सिल्वर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ कॉपर आयन में, इलेक्ट्रॉन में। सिल्वर रिड्यूस होगा, सिल्वर रिड्यूस हुआ तो ओवरऑल इक्वेशन, ये एनोड की इक्वेशन, ये कैथोड की इक्वेशन, इसको 2 से इंटू कर दीजिएगा सो दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयन चेंजेस टू कॉपर आयन प्लस सिल्वर। तो ये हमारी एक ओवरऑल इक्वेशन बन गई। तो सीधी सी बात है, हमें पता लगाना था कि अगर हमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड दे दी जाए तो विच इलेक्ट्रोड फंक्शन एज एनोड, विच इलेक्ट्रोड फंक्शन एज कैथोड। तो उसका सिंपल सा लॉजिक यही है, इलेक्ट्रोड विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इट ऑलवेज
फंक्शन एज कैथोड, वो हमेशा कैथोड बनेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है हम उसे एनोड बना देंगे। देखिए जरा एक और न्यूमेरिकल चमका देते हैं। ये वैल्यू मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। So, two electrodes are given to us. हमें बताना है which electrode function as anode, which electrode function as cathode, direction of movement of electrons and current, and anodic cathodic equation, and finally the overall equation. देखिए what is given to us, that is the standard oxidation potential. Standard oxidation potential. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल पे। ये तो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -1.5 -2.52 वोल्ट। अब आप इनमें से देखिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। वैसे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो ये तो ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव का मतलब है वो उस काम को नहीं करना चाहता। देखो दो बच्चे फेल हो गए केमिस्ट्री में, एक के 100 में से आ गए 30 मार्क्स और एक के 100 में से आ गए 20 मार्क्स, दोनों फेल हो गए, दोनों 33 नहीं ला पाए। तो उन दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा? ऑब्वियस है जिसके 20 मार्क्स आ रहे होंगे, सॉरी 30 आ रहे होंगे। तो दोनों में से यहां पर दोनों की ही रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव है, लेकिन ये लेस नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है। तो इसीलिए कैथोड हमारा बनेगा टिन। टिन की इलेक्ट्रोड हमारे लिए कैथोड हो जाएगी और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड हमारे लिए एनोड हो जाएगी। और एनोड पे क्या चलता है? फोग मत बोलिएगा, फोग तो इंडिया में चलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड में चलता है लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी एनोड भाई साहब नेगेटिव, कैथोड भाई साहब पॉजिटिव। एनोड पर ऑक्सीडेशन तो कैथोड पर रिडक्शन। ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा एनोड से कैथोड होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एनोड से कैथोड, एनोड यानी मैग्नीशियम से टिन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डेफिनेटली उल्टी हो जाएगी, क्योंकि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है। सो एनोड की इक्वेशन देखिए क्या होगी। एनोड कौन है? हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ मैग्नीशियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में, और कैथोड में क्या सीन बना? कैथोड में सीन बन गया कि जो टिन आयन होंगे, स्टेनस आयन होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके टिन में कन्वर्ट होंगे। ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी? मैग्नीशियम प्लस स्टेनस आयन चेंजेस टू मैग्नीशियम आयन प्लस टिन। दिस इज आर ओवरऑल इक्वेशन। तो कहने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रोड विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल फंक्शन एज कैथोड। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बना दो, जिसका कम है एनोड बना दो, और एनोड पे चलेगा लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो इसके लिए आप बहुत आसानी से ये पहचान कर लेंगे कि कौन एनोड कौन कैथोड। चलिए so two different electrodes are given, chromium and hydrogen electrode, and their respective reduction potentials are also given. So on the basis of the value of the reduction potential, we have to predict which electrode function as cathode, anode, negative electrode, positive electrode, direction of electron movement और direction of current movement वगैरह वगैरह। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है, ये नेगेटिव है, ये जीरो है। तो इलेक्ट्रोड विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड है, तो दूसरी एनोड है, और एनोड पे क्या चलता है? लोन, यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीडेशन तो यहाँ
रिडक्शन। ओवरऑल इक्वेशन में एनोड क्रोमियम ऑक्सीडाइज होके क्रोमियम आयन में प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड में हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन बनेगा, तो क्रोमियम 2H पॉजिटिव। अच्छा, जब भी इक्वेशन को ऐड करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ता है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। टू मेक इट 6, फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3। 6 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 क्रोमियम और ये हो जाएगा 6H प्लस, चेंजेस टू 2 क्रोमियम आयन प्लस 3H2 गैस। तो इस तरह से एक ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है? एनोड से कैथोड, यानी क्रोमियम से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। तो करंट कहां से कहां जाएगा? ऑब्वियस है, हाइड्रोजन से क्रोमियम की तरफ जाएगा। ठीक, और इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या होता है? हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि कैथोड का ज्यादा होता है। 0 माइनस में माइनस 1.5 तो प्लस 1.5 वोल्ट। आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो गया? वेरी गुड। सो 1.5 वोल्ट ओके रिपोर्ट है। इसी तरह यहां पर भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड होगा। और अभी ये जो हम निकाल रहे हैं वो केवल स्टैंडर्ड हम निकाल रहे हैं, यानी जब 1 मोलर थी दोनों तरफ, तब पोटेंशियल का डिफरेंस है। 1 मोलर के अलावा जो पोटेंशियल होगा, जो डिफरेंस आएगा, वो हम नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकाल पाएंगे। तो कैथोड कौन है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, 10 का ज्यादा था। तो माइनस 1.5 माइनस में 2.5 2, तो माइनस 1.50 प्लस 2.52, तो ये आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 2 आ गया 0, 1.02 वोल्ट। राइट, इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तो हमने देख लिया कि बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, करंट प्रोड्यूस करता है एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है उसके एक्सपेंस पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखिएगा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। जिंक इलेक्ट्रोड है, चलो जी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं इसको। कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं, सॉल्ट ब्रिज भी लगा देते हैं, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट भी कर देते हैं वगैरह। अब ये अपना एक पोटेंशियल देगा, इसका अपना एक पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करूं तो इसके कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो। कोई और वैसा पोटेंशियल होगा वो तो नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। खैर, जो पोटेंशियल होता है वो तो सेल का लगातार बदलता है, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों कंपार्टमेंट में चेंज होती है। अगर मैं सेल को चार्ज कर दूं, अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से मैं इसको कनेक्ट कर दूं, तो क्या सीन बनेगा, क्या सीन हो सकता है? अगर हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दें, देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अपना पोटेंशियल है, कैथोड माइनस एनोड करके जो निकलेगा वो इस सेल का अपना एक पोटेंशियल होगा। ऊपर से भी आप इसको एक पोटेंशियल दे रहे हो, यानी कि मोबाइल की बैटरी का अपना एक पोटेंशियल है, और ऊपर से जब आप उसको चार्ज करते हो तो बाहर से एक पोटेंशियल दे रहे हो। अब कुछ बातें यहां पर हो सकती हैं। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन है सेल के पोटेंशियल से, तो नो प्रॉब्लम, जो जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से होगा, चार्जिंग नहीं हो पाएगी उस समय, नो चार्जिंग। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेल के अपने पोटेंशियल से कम है तो कुछ नहीं होगा, नो। इक्वल है एक्सटर्नल और सेल का अपना पोटेंशियल, अगर इक्वल है तो नेट तो जीरो ही आ जाएगा, नेट डिफरेंस जीरो आ जाएगा। लेकिन
अगर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो सेल के पोटेंशियल से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस है पोटेंशियल का डिफरेंस अब रहेगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है तो वो क्या करेगा, अभी सेल को चार्ज करने लगेगा, यानी कि अब सेल में चार्जिंग होने लगेगी। जो कहानी अभी तक चल रही थी उससे कहानी रिवर्स हो जाएगी। कब? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया है, इफ इट इज लार्जर देन सेल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आप अप्लाई कर रहे हैं अगर वो सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है, सेल के पोटेंशियल से अगर ज्यादा है तो अब कहानी किस तरह से चलेगी वो समझना बड़ा जरूरी है। इसमें बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ही प्यारा। तो अब देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले जो हमारा सेल था बिफोर एक्सटर्नल पोटेंशियल, बिफोर वी अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल, जब तक हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा था इस प्रकार से, ये एनोड था हमारा, और कैथोड पे कुछ इस प्रकार का रिएक्शन हो रहा था। ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से था। ये ओवरऑल रिएक्शन है। लेकिन जब आप सेल को एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो अब वो क्या करता है, सेल को चार्ज करने लग जाता है। यानी जो रिएक्शन पहले हुए थे वो रिवर्स होने लगेंगे। पहले जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रही थी, वहां ऑक्सीडेशन चल रहा था, अब वहां पर रिडक्शन हो जाएगा, यानी अब रिडक्शन होने लगा, रिएक्शन रिवर्स हो गया। कॉपर की इलेक्ट्रोड जो पहले मोटी हो गई थी वो धीरे धीरे फिर से पतली होने लगेगी, क्योंकि उसमें से कॉपर आयन निकलने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने लगा था। और पहले जो जिंक आयन बेचारी सूख सूख के कांटा हो गई थी, अब वो धीरे धीरे फिर से बेटर हो जाएगी, क्योंकि जिंक पर अब डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, कॉपर पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। ये कब हो रहा है, जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं जो सेल के अपने पोटेंशियल से ज्यादा है, यानी आप चार्जिंग पर लगा रहे हैं। चार्जिंग पे लगाने का मतलब यह है कि अब वो सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया है, क्योंकि चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग के दौरान अब यहां पर जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी। केमिकल एनर्जी का मतलब वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन चुका है अब। तो जिंक आयन ओवरऑल इक्वेशन अब आप देखिए, जिंक आयन कॉपर चेंजेस टू कॉपर आयन प्लस जिंक, दिस इज आवर ओवरऑल इक्वेशन। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, पहले इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा था और करंट कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में चलने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ जाने लगेगा और करंट ऑब्वियस है जिंक से कॉपर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था उस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होने लगा। कैथोड पे पहले रिडक्शन था तो अब ऑक्सीडेशन होने लगा, क्योंकि यहां जब तक वो यूज हो रहा था, जब तक वो डिस्चार्ज हो रहा था, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा था। यहां पर वो डिस्चार्ज हो रहा है केवल। तो जब वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो एनोड ऑक्सीडाइज और कैथोड रिड्यूस। लेकिन जब वो चार्ज हो रहा है, जब आपने उसको चार्जिंग पर लगा दिया तो इक्वेशन भी रिवर्स हो चुकी है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां रिडक्शन होने लगा, जहां रिडक्शन हो रहा था वहां पर ऑक्सीडेशन होने लगा। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब यह है कि सेल कब चार्ज होगा, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल में तो जीरो आ जाएगा, नेट डिफरेंस जीरो आ जाएगा, और छोटा तो खैर होना ही नहीं चाहिए। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल जब भी सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होगा तभी सेल अपना चार्ज होगा और वो इक्वेशन को रिवर्स कर देगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी, फिर तो सब कुछ ही रिवर्स हो गया, है ना? फिर तो सब कुछ ही रिवर्स हो गया। सो अब हम बात करते हैं जैसे 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 मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोड दी गई है, ये इलेक्ट्रोड दे दी गई है
अब ये नहीं पता कि एनोड बनेगी या कैथोड बनेगी। दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड दे दी गई हैं, एक क्लोरीन की इलेक्ट्रोड है, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। चलिए, इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो आप जानते हैं 0 होता है, एंड लेट अस अज्यूम द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड, लेट इट बी, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, पेपर में गिवन होता है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल व्हिच इलेक्ट्रोड फंक्शन एज एनोड एंड व्हिच इलेक्ट्रोड फंक्शन एज कैथोड। एक बात तो ये हुई, कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, और ये है रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन रहा है। यहाँ पर क्लोरीन अभी न्यूट्रल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, यानी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो Cl- में चला गया, तो ये भी रिडक्शन ही, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड, और जिसका कम होता है एनोड। और एनोड पे क्या चलता है, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो यहां पर रिडक्शन होगा और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी। इक्वेशन, ऑक्सीडेशन है तो इक्वेशन ऐसे बनाएंगे आप, रिडक्शन है तो इक्वेशन, अब देखिए रिडक्शन में क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड में जाएगा, इस तरह से इक्वेशन बनेगी। और आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इक्वेशन लिखते वक्त, ये ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे जो बहुत ही क्रांतिकारी बच्चे होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, दिस दिस दिस, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटम तो बैलेंस है, लेकिन चार्ज देखो ना, यहाँ -2 -4 हो गया, इधर 0, चार्ज भी तो बैलेंस होना चाहिए इक्वेशन में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, Cl2 2Cl-, इसको इस तरह से लिख देंगे, ये भी गलत है भाई। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करके नेगेटिव थोड़ी होता है। न्यूट्रल तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आ जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद और ज्यादा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए इन इक्वेशन को जरा ध्यान से रखना है, जो क्लोरीन ब्रोमीन टाइप की होती है। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ओवरऑल इक्वेशन में हाइड्रोजन प्लस Cl2 चेंजेस टू 2H प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, एनोड से कैथोड जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जाएगा, और करंट क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अभी तो बहुत आसान लगा, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो दिक्कत भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। चलिए, दोनों के हमें पोटेंशियल दिए गए। अब आपको ये सोचना है कि ये कौन से पोटेंशियल दिए गए हैं, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं या ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। पहले तो आप ये सोचिए। अब आप देखिए, Br- नेगेटिव है, Br2 न्यूट्रल है, नेगेटिव से न्यूट्रल आप कब जाएंगे, जब आप नेगेटिव चार्ज लूज करेंगे, तो यानी ऑक्सीडेशन है। Cl- से आप Cl2 जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आप लूज करेंगे तभी आप नेगेटिव से न्यूट्रल जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हमें क्या करना है, हमें रिडक्शन में लिखना है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, +1.25 +1.5। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड, तो दूसरा उसके कंपैरेटिवली एनोड, और एनोड पे चलता है लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिव, रिडक्शन पॉजिटिव। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इक्वेशन में, देखो ऑक्सीडेशन का मैं Br2 से Br- तो केवल इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता हूं,
हाँ, मैं Br- से Br2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आ सकता हूं, तो ऑक्सीडेशन में सीन इस तरह का बनेगा। ये हमारी एनोड की इक्वेशन होगी, क्योंकि Br- देखो यहां भी चार्ज है -2, इधर भी -2, चार्ज बैलेंस है। यहां पर रिडक्शन की इक्वेशन आएगी कैथोड पे, तो Cl2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्लोरीन न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रॉन लेके Cl- में चला जाएगा। ऐसे देखिए, जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल बनेगा, और जो न्यूट्रल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चला जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है। 2Br- Cl2 Br2 2Cl-, ये हमारी एक ओवरऑल इक्वेशन आ गई। ओवरऑल इक्वेशन क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को या इलेक्ट्रोड को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बिहाफ पर आपको कुछ आइडिया लग सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें इसकी ट्रिक आप लोगों के सामने रखी है, तो मैं उसको एक बार जरा बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम क्या करते हैं, कहानी लिखते हैं कहानी। और कहानी क्या थी, जिसमें 12 सरदार कार में बैठकर जा रहे हैं नाना जी के साथ एक शादी में। 12 सरदार कार में बैठकर नाना जी के साथ शादी में जा रहे हैं। शादी पंजाबियों की हो रही है, तो पंजाबियों की शादियों में थोड़ा माहौल कैसा होता है, आप समझ रहे हैं कैसा होता है, जिसमें जो नाना जी जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा स्वाद लेंगे। तो नाना जी प्रोग्राम बना रहे हैं मैगी, आलू और पानी के साथ। शादी किसकी हो रही है? मंजीत की शादी हो रही है। किसके साथ? जसविंदर कौर के साथ। जिंक क्रोमियम। मंजीत जो है वो जसविंदर कौर के साथ फेरे लेने वाला है भाई, राइट, फेरे लेने वाला है। कुड़ी कोई नहीं सोनी पंजाबन है, कुड़ी कोई नहीं सोनी पंजाबन है। तो इसका मतलब लिथियम से लेकर लेड तक जितने एलिमेंट हैं वो सब हाइड्रोजन से ऊपर है। अब हाइड्रोजन से नीचे कौन है? तो जब भाई कुड़ी कोई नहीं सोनी पंजाबन है, ये सुनकर किसी ने कहा भाई क्यूट आइटम आगी हैगी, क्यूट आइटम आगी हैगी, राइट। तो ये सुनकर जो उसके दोस्त थे बिंदर, पिंटू और कल्लू, वो सोने चले गए। सोने का मतलब यहाँ पे नींद नहीं होगा, गोल्ड होगा। सोने चले गए, चले का मतलब फरार हो गया, फ्लोरीन होगा। तो ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज है ना, जिसमें हम लिखते हैं कि 12 सरदार कार में बैठकर शादी में जा रहे हैं नाना जी के साथ। नाना जी मैगी, आलू और पानी के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं। शादी मंजीत की हो रही है, किसके साथ? जसविंदर कौर के साथ वो फेरे ले रहा है। कुड़ी कोई नहीं सोनी पंजाबन है, क्यूट आइटम आगी हैगी। ये सुनकर उसके दो जो थे बिंदर, पिंटू और कल्लू, वो सोने चले गए। चलिए, ये सीरीज हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसमें देखिए, आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। भाई जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो अगर देखिए, मैं जिंक और कॉपर को एक सेल बनाता हूं, तो जिंक मेरा हाइड्रोजन से ऊपर है, कॉपर मेरा हाइड्रोजन से नीचे है। जो ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो क्या हो जाएगा? एनोड। और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो कैथोड। आपको पता चल गया ना कौन एनोड कौन कैथोड है। जो हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट होगा, जो जितना नीचे होगा वो कैथोड बनेगा, जो ऊपर होगा वो एनोड बनेगा। मान लीजिए मैंने कॉपर और सिल्वर लिया, तो ये मेरा एनोड था, ये मेरा कैथोड था, ठीक है। मान लीजिए मैं कॉपर और सिल्वर को ले रहा हूं, तो देखिए ना, कॉपर सिल्वर में सिल्वर नीचे है, तो ये कैथोड बनेगा, ये एनोड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? मान लीजिए मैं कोबाल्ट और फ्लोरीन ले रहा हूं, कोबाल्ट और फ्लोरीन, तो यार कोबाल्ट हाइड्रोजन से ऊपर है, उसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, वो एनोड बनेगा। फ्लोरीन नीचे है तो वो कैथोड बनेगा। इसका मतलब आप रिएक्टिविटी सीरीज में से देखकर ही आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड अगर हैं तो उनमें से कौन एनोड बनने जा रहा है और कौन कैथोड बनने जा रहा है, बहुत आसानी के साथ आप बता सकते हैं। देखो, जो जितना नीचे है लगातार रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहे हैं, ये जीरो है। हाइड्रोजन एक फंडामेंटल एलिमेंट है जिसके व्याप पर सभी के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया है। कैसे किया गया वो हम एसएचई में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो नेगेटिव है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं सीरीज में से।
एक्वस सॉल्यूशन में से या एसिड में से। लेकिन जो नीचे एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे वाटर में से या डाइल्यूट एसिड में से। तभी तो कॉपर का पानी से कोई रिएक्शन नहीं होता, डाइल्यूट HCl से डाइल्यूट H2SO से रिएक्ट नहीं करता, ना कॉपर ना सोना ना चांदी कोई रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है सब हाइड्रोजन से। सो ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, जिसको हमने पूरी तरह से थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की, न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपकी नॉलेज को ये बढ़ाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरा बहुत बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज़्यादा, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है सेल पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए, ताकि चैनल जो है वो चार्जिंग पर लग जाए। अगर इससे उल्टा रहेगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा होना नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, लगातार पढ़ते रहिए।